हेलो दोस्तों। तो पार्ट नंबर 2 आधारिक संरचना यानी जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अब उसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखो, पार्ट नंबर 1 मैंने कंप्लीट आपका करवा दिया था और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर है? तो जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स इन्होंने बनाने हैं अभी बाकी है, वो टर्म 2 के मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स बना सकता है। पूरे वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं डन विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आज का जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ये थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, उसके बाद हम एनर्जी यानी ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो हमारा जो पॉइंट है वो है आधारिक संरचना का महत्व या औचित्य, कि आधारिक संरचना क्यों जरूरी है और आधारिक संरचना किस तरह से अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। ठीक है ना। तो हम इसको पढ़ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा जो है, एक मिनट में पहले कैमरा चेक कर लूं। डन। चलो, तो पहला पॉइंट है आधारिक संरचना जो है ना वो क्या करती है, उत्पादकता को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? उत्पादकता को बढ़ाती है। बहुत आसान से पॉइंट है सारे, कि जो आधारिक संरचना है ना वो उत्पादकता को बढ़ाती है। क्लियर हो गया? नंबर 2 जो हमारा जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा है मैंने, उसमें मैंने बोला आधारिक संरचना उत्पादन में संयोजन, संयोजन मतलब होता है लिंक, लिंकेज। ठीक है, लीकेज नहीं, लिंकेज यानी लिंक क्या करती है, प्रदान करती है या उत्पन्न करती है। अर्थात इसके अंतर्गत एक उद्योग का विस्तार, अगर हम एक इंडस्ट्री का क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो दूसरे उद्योग का विस्तार करने में सुविधा प्रदान करता है। अर्थात इसके अंतर्गत एक उद्योग का विस्तार, अगर हम एक उद्योग का विस्तार हो रहा मान लो, तो वो दूसरे उद्योग के विस्तार करने में क्या करेगा, सुविधा प्रदान करेगा। यानी एक उद्योग का विस्तार दूसरे उद्योग के विस्तार करने में क्या होगा, सुविधा प्रदान करेगा। क्लियर हो गया? तो उसको बोलते हैं लिंक, कि हमने तो एक तरफ हेल्प की थी, उसने क्या कर दिया, दूसरे की हेल्प कर दी, तो उससे क्या हुआ, सारा का सारा विस्तार होने लग गया। क्लियर? अगला, यह निवेश को प्रेरित करती है। क्या करती है? निवेश को प्रेरित करती है, ताकि अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़े। क्लियर है? उसके अलावा यह रोजगार प्रदान करता है। क्या करता है? ये रोजगार प्रदान करने में मदद करता है या प्रदान करता है, आप ऐसे लिख सकते हो। साथ ही साथ यह बाजार के आकार में वृद्धि करती है। क्या करती है? बाजार के आकार को बढ़ाता है। क्या करता है? बाजार के आकार को बढ़ाता है। तो काफी आसान से पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। पहला, आधारिक संरचना उत्पादकता को बढ़ाती है। नंबर 2, आधारिक संरचना में संयोजन उत्पन्न, ठीक है, उत्पादन में संयोजन उत्पन्न करती है। क्या करती है? उत्पादन में संयोजन यानी आपका जो लिंक है, लिंकेज क्या करती है, लिंकेजेस को क्या करती है, उत्पन्न करती है। ठीक है ना। यानी अर्थात इसके अंतर्गत एक उद्योग का विस्तार दूसरे उद्योग का विस्तार करने में क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। साथ ही साथ ये निवेश को प्रेरित करता है, ये रोजगार को प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है या रोजगार बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। यह बाजार के आकार में वृद्धि करती है। ठीक है ना। कौन? आधारिक संरचना। ये जीवन की गुणवत्ता को सुधारती है, यानी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो अच्छा करती है। क्या करती है? क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाती है। उसके अलावा मैं इस पॉइंट को पहले कवर कर लेता हूं, यह कार्य करने की दक्षता, दक्षता मतलब एबिलिटी, तो कार्य करने की जो एबिलिटी है आपके अंदर, जो दक्षता है, ठीक है ना, या कुशलता बोलूं यहाँ पर तो चल जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत, तो कुशलता को बढ़ाती है, आप ऐसे कर सकते हो। वैसे यह कार्य करने की दक्षता को बढ़ावा देती है। आप एबिलिटी का और कोई मीनिंग देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कार्य करने की दक्षता को बढ़ाती है। यह बाहरी स्रोत, जिसको हम आउटसोर्सिंग भी बोल सकते हैं, तो आउटसोर्सिंग के लिए सुविधा प्रदान करती है। अब जैसे आपने कॉल सेंटर ये सब सुना होगा ना, वो इसी के अंदर आता है। ठीक है ना। तो आप इसमें स्टेप भी लिख सकते हो कि ये विदेशी निवेश को प्रेरित करता है, तो ये पॉइंट दोबारा से क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। नहीं, विदेशी निवेश को क्या करता है, बढ़ावा देता है या प्रेरित करता है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ये बाहरी स्रोत यानी आउटसोर्सिंग के लिए क्या करता है, सुविधा प्रदान करता है। कॉल सेंटर्स आजकल आपने देखोगे कितने सारे हैं, है ना। तो वो क्या है, इस टाइप के काम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये भी आधारिक संरचना का ही एक क्या है, बढ़िया सा काम है, जिससे क्या है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। क्लियर हो गया? चलो, तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए 8 के 8। एक बार मैं बिटाने से पहले एक बार दोबारा बता देता हूं आपको। पहला पॉइंट हमारा क्या है, आधारिक संरचना उत्पादकता को बढ़ाती है। नंबर 2, ये संयोजन उत्पन्न करती है। संयोजन मतलब उत्पादन में संयोजन का मतलब होता है लिंकेजेस, क्या करती है, उत्पन्न करती है। यानी एक उद्योग का विस्तार दूसरे उद्योग का विस्तार करने में सुविधा प्रदान करता है। साथ साथ ये निवेश को प्रेरित करता है, ये रोजगार को बढ़ाता है, बाजार के आकार में वृद्धि करता है, यह जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है। ठीक है ना। यह कार्य करने की दक्षता को बढ़ावा देता है, और यह बाहरी स्रोत यानी जो आउटसोर्सिंग का काम होता है, ठीक है ना, जैसे कॉल सेंटर टाइप का, तो उसके लिए क्या सुविधा प्रदान करता है, उसमें सुविधा प्रदान करता है। ठीक है ना। आप निवेश में विदेशी निवेश को प्रेरित करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो विदेशी निवेश को प्रेरित करता है। डन। तो काफी अच्छे से हमने पॉइंट कवर कर लिए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
ऊर्जा क्या होती है, यानी एनर्जी क्या है, तो हमने कहा ऊर्जा सभी उत्पादन गतिविधियों, यानी सभी उत्पादन गतिविधियों की क्या है, जीवन रेखा है। यानी ऊर्जा के बिना यार पॉसिबल कुछ है नहीं आज के टाइम पे। आपको बता देखो हर जगह में यहाँ पे लाइट्स है जो, ये भी ऊर्जा का ही है, ठीक है ना। तो इसने बोला ऊर्जा जो है ना वो सभी उत्पादन गतिविधियों की क्या है, जीवन रेखा है। क्लियर हो गया। आगे, इसके बिना कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, यानी आपका प्राथमिक और जो द्वितीय क्षेत्र की बात कर रहा है, में तीव्र वृद्धि संभव ही नहीं है यार, इसके बिना संभव नहीं है तीव्र वृद्धि। आगे, इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों में भी किया जाता है, जैसे आपको पता है, जैसे खाना पकाना, प्रकाश व्यवस्था, जैसे ये प्रकाश की व्यवस्था कर रखी है, या पर आपको हीटिंग करनी है, यानी पानी वानी गर्म करने के लिए भी यूज होता है ना, हीट वीट करने के, तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें ये वो लिखा हुआ है, ऊर्जा सभी उत्पादन गतिविधियों की क्या जीवन रेखा, इसके बिना कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि संभव नहीं है। इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों में भी किया जाता है, जैसे खाना पकाना, प्रकाश की व्यवस्था, ठीक है, हीटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ऊर्जा के बारे में तो देखो, अभी चैप्टर देखो क्या था, मेन जो चैप्टर है ना वो पीछे तक ही था जो हमने पढ़ा। अब जो बिल्कुल बेसिक चीज जो आप बचपन में पढ़ते थे, जैसे ना वो ये परंपरागत गैर परंपरागत ये क्या होती है, तो अब बेसिक आ गया, जिसके बारे में आपको पढ़ने में आसानी लगेगी और एक ही बार में याद भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब देखो आगे हमारे पास क्या है अगला, कि जो ऊर्जा है, अगर एक नंबर में आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा या फिर डैश आधारित आर्थिक आधारित संरचना की महत्वपूर्ण घटक है, डैश आर्थिक आधारित संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो आप क्या बोलोगे, ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो आर्थिक आधारित संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है। आगे, ऊर्जा के रूप या उसके स्रोत, तो पहला कौन है, ऊर्जा के वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक स्रोत। नंबर 2 यानी कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल वाला हो गया। फिर परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत, ये पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा, प्राथमिक एवं अंतिम स्रोत। तो अब इन तीनों के बारे में आराम से पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि है क्या चीजें हमारे पास। तो मैं से मिटा रहा हूं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप जब तक। तो बात कर लेते हैं अब वाणिज्यिक ऊर्जा और गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, इससे हमारी डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि होते क्या है। क्लियर है। इंग्लिश में वाणिज्यिक ऊर्जा को कॉमर्शियल एनर्जी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा ये। और दूसरा ये है नॉन कॉमर्शियल। क्लियर है। तो आप प्लीज इसको बनाना स्टार्ट करें मेरे साथ साथ, और जो मैं बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है ना। तो देखो वहां पे क्या लिखा, पहला पॉइंट, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, बिजली, यानी एक तो मैं कोयले की बात कर रहा हूं, पेट्रोलियम पदार्थ की बात कर रहा हूं, बिजली की बात कर रहा हूं, प्राकृतिक गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वाणिज्यिक ऊर्जा के क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि बिजली किस में आता है, तो आप क्या बोलोगे, वाणिज्यिक ऊर्जा में। प्राकृतिक गैस किस में आती है, तो वाणिज्यिक ऊर्जा में, ठीक है। तो हमारा जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपका बिजली हो गया, प्राकृतिक गैस, ये हमारे किसके महत्वपूर्ण स्रोत है, वाणिज्यिक ऊर्जा के। क्लियर हो गया। बट गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में हम बात करें तो जैसे ईंधन की लकड़ी, ईंधन की लकड़ी मतलब होता है ऐसी लकड़ी जिसको आप जलाते हो और यूज करते हो घरों में, ठीक है ना, या जहां पे आपको यूज करना, तो आप ईंधन की लकड़ी वर्ड यूज किया मैंने यहाँ पे, जो जलाऊ लकड़ी होती है, ठीक है ना। उसके अलावा कृषि अपशिष्ट, यानी कृषि करने के बाद कुछ बच जाता है ना, जैसे भूसा, ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे इसकी बात करनी है। पशु अपशिष्ट, यानी जो आपको पशुओं से मिलता है जैसे गोबर, तो उसकी हम बात कर रहे हैं, ये आपके गैर वाणिज्यिक के अंदर आता है। यानी भूसा हो गया, गोबर हो गया, ईंधन की लकड़ी हो गई जिसको हम जलाओ लकड़ी बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम जलाते हैं, तो ये सब चीजें गैर वाणिज्यिक में आता है। अब देखो नाम से देखो ना, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मतलब क्या, अगर आप यानी आप उसको बिजनेस के तौर पे यूज कर रहे हो, तो बिजनेस के तौर पे तो बच्चे ये वाला होगा ना, ये बिजनेस के तौर पे नहीं है ये, ठीक है ना। तो उसको कहां रखा हुआ है, नॉन कॉमर्शियल यानी गैर वाणिज्यिक में रखा हुआ है। क्लियर। चलो, सामान्यतः ऊर्जा के जो वाणिज्यिक स्रोत होते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए कीमत देनी पड़ती है। आपको पता है, देखो कॉमर्शियल अगर कोई भी चीज है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कीमत देते हैं। क्या करते हैं, कीमत देते हैं। कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगी। तो अगर पेट्रोलियम, अगर आपको पेट्रोल लेना है, कोयला, बिजली, जो भी है आपके पास, तो आपको उसके लिए क्या देनी पड़ती है, कीमत देनी पड़ती है। तो हम उसको बोलते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा। यानी वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोतों को अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको कीमत देनी पड़ेगी, यानी कुछ ना कुछ का मूल्य चुकाना पड़ेगा। बट सामान्यतः ये वाले जो स्रोत होते हैं ऊर्जा के, गैर वाणिज्यिक जो स्रोत होते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, ठीक है ना। ये आपको गांव में ऐसे ही अवेलेबल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कीमत नहीं देनी पड़ रही, यहाँ पे आपको कीमत देनी पड़ती है। उसके अलावा ये स्रोत सामान्य समाप्त होने वाले स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके समाप्त होने वाले स्रोत होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप पुनः आप बना नहीं सकते, ये लिमिटेड मात्रा में। आप जिस धरती पे, जैसा मैं बात करूं कोयले की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या उसका लिमिटेड स्टॉक है।
तो आप इसको क्या, इसने बोला ये समाप्त होने वाले स्रोत होते हैं, बट ये समाप्त होने वाले स्रोत नहीं बोले में, इसको नवीकरणीय बोला, यानी आपको इनको पुनः प्राप्त कर सकते हो। जैसे पेड़ लगा लो, लकड़ी दोबारा मिल जाएगी, ठीक है ना, कृषि करोगे तो उसके बाद भूसा आपको दोबारा मिल ही जाएगा, तो ये नवीकरणीय स्रोत होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नवीकरणीय, इनको समाप्त ना करने वाली बात करेंगे हम यहाँ पे समाप्त होने वाली बात करेंगे। तो 3 पॉइंट हमने कवर किए, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है ना, बिजली, प्राकृतिक गैस, ये सब किसके स्रोत है, वाणिज्यिक ऊर्जा के। बट ईंधन की लकड़ी यानी जलाने वाली लकड़ी, जो जलाऊ लकड़ी होती है वो, कृषि अपशिष्ट यानी भूसा हो गया, पशु अपशिष्ट मतलब हो गया गोबर, ये किसके एग्जाम्पल है, ये इसके महत्वपूर्ण स्रोत है किसके, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा के। फिर मैंने कहा इसके लिए आपको कीमत देनी पड़ेगी, ठीक है ना, बट इसके लिए कोई कीमत देने की जरूरत नहीं पड़ती है, सामान्यतः वर्ड लिखा, जनरली हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आजकल तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, बट सामान्यतः हम बात कर रहे हैं कि गांव वालों को उसको कीमत नहीं देनी पड़ती, इनको ऐसे ही अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ये समाप्त होने वाले स्रोत है, ये नवीकरणीय स्रोत है। इनका प्रयोग जो है मुख्यतः औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा किन उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग हो रहा है, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। बट यहाँ पे जो इनका प्रयोग होता है ना, ये घरेलू तथा उपभोग उद्देश्यों के लिए, ठीक है ना, जैसे जलाने वाला लकड़ी है तो ज्यादातर गाँव में क्या होता है, घर के उद्देश्य, घर में खाना बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, यानी घरेलू तथा उपभोग उद्देश्यों के लिए इन चीजों का क्या करते हैं, यूज किया जाता है। आगे, वाणिज्यिक ऊर्जा वाली वस्तुओं का बाजार में क्रय विक्रय होता है, यानी ये खरीद और बेची जाती है, तभी तो उसकी कीमत तय हो रखी है ना, तो इसको मतलब ये खरीदा और बेचा जाता है, क्रय विक्रय होता है इसका, अर्थात इनके लिए, इनके क्रय विक्रय के लिए एक व्यवस्थित बाजार, ठीक है, होता है। व्यवस्थित बाजार मतलब क्या होगा, वो घरेलू भी हो सकता है आपके, यानी घरेलू मतलब होता है जो देश के अंदर है, तो देश के अंदर भी हो सकता है, और अंतरराष्ट्रीय बाजार, ये देखो अब पेट्रोल है तो पेट्रोल क्या है, बाहर देशों से इंडिया में आ रहा है, या फिर बाहर देशों से किसी और देश में जा रहा है, तो उसका अंतरराष्ट्रीय बाजार भी है। तो घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार इनका होता है, यानी एक व्यवस्थित बाजार आपको उसका मिलेगा, किसका, वाणिज्यिक ऊर्जा का, और उसमें वहां पर उसका क्या होगा, क्रय विक्रय किया जाएगा। बट जो गैर वाणिज्यिक वस्तुएं होती है वो सामान्यतः ग्रामवासियों को, हम गांव वालों की बात कर रहे हैं, क्या होते हैं, निःशुल्क वस्तु के रूप में प्राप्त हो जाती है, क्या होती है, निःशुल्क वस्तु के रूप में इनको प्राप्त हो जाती है। और इन वस्तुओं का बाजार जो है वो सिर्फ स्थानीय क्षेत्र, यानी एक पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही क्या होगा, सीमित होगा, समझ आ गया। तो पेपर में आता है अगर कि वो स्थानीय क्षेत्र कौन सा बाजार सीमित रहता है, कौन सी ऊर्जा का बाजार रहता है, तो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का बाजार स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, और गांव वालों को ये निःशुल्क प्राप्त हो जाता है। जैसे घास गांव वालों को क्या है, आराम से निःशुल्क प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। गोबर, अगर गाय भैंस पाल रखे हैं तो आपको निःशुल्क प्राप्त हो जाती है, निःशुल्क मतलब जिसके लिए आपको कोई कीमत नहीं देनी। बट यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक व्यवस्थित बाजार होता है जहां पे आप इसका क्रय विक्रय करते हो, क्लियर है। तो ये डिफरेंस भी आपका खत्म होता है, डन। फटाफट से नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पास डिफरेंस है वो है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, जिसको हम पारंपरिक स्रोत भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर पेपर में पारंपरिक स्रोत बोले तो वो यही है, तो परंपरागत स्रोत या फिर पारंपरिक स्रोत हो गया, ठीक है। और दूसरा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, गैर पारंपरिक स्रोत, ठीक है। तो देखो क्या डिफरेंस है, बहुत आसान सा है टॉपिक ये भी। यह पर्यावरण मैत्रिक नहीं है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये पर्यावरण मैत्रिक नहीं है, इसका मतलब ये प्रदूषण फैलाने वाले हैं सारे, बात समझ आ गया ना। तो यह पर्यावरण मैत्रिक नहीं है, अर्थात ये बड़े पैमाने पर पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। बहुत आसान सा पॉइंट था पहला, कि जो हमारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, जो पुराने टाइप के हैं, उसमें लिखा हुआ है यह पर्यावरण मैत्रिक नहीं है, अर्थात ये बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यहाँ पे ये पर्यावरण मैत्रिक है और ये प्रदूषण का कारण नहीं है, ठीक है, ये प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि ये तो क्या है, पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है, अनुकूल, और ये क्या है, पर्यावरण के प्रतिकूल स्रोत है। तो आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे जोड़ लो, यह पर्यावरण के प्रतिकूल स्रोत है, वो पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है। अनुकूल यानी ये प्रदूषण नहीं फैलाएंगे, ये प्रतिकूल मतलब उल्टे है, इसका मतलब प्रदूषण फैलाएंगे, ये वाले। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया सबका। चलो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि ऊर्जा के पारंपरिक जो स्रोत, वे स्रोत है जो आमतौर पर लंबे समय से प्रयोग में है। यानी ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बहुत टाइम से, अब कोयला है, जब कोयले से बिजली यार काफी सालों से बनाई जा रही है, कई सालों से बनाई जा रही है। बट जो ये वाले जो है ना, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, वे स्रोत है जिनकी खोज हाल ही के वर्षों में की गई है, यानी कुछ दशक पहले ही आए हैं, कुछ दशक पहले ही आए हैं ये, और जिनके प्रयोग की लोकप्रियता होना अभी बाकी है।
ठीक है, क्योंकि अभी ये ज्यादा चलन में नहीं है। क्लियर है? तो ये पर्यावरण मैत्रिक नहीं है, ये पर्यावरण मैत्रिक है। ये पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है, ये पर्यावरण के प्रतिकूल स्रोत है। इसके कारण बड़े पैमाने पर क्या होता है, पर्यावरण को प्रदूषित क्या होता है, मतलब ये पर्यावरण को प्रदूषित बड़े पैमाने पर करता है, और ये प्रदूषण का कारण नहीं है। तो पहले तो 3 डिफरेंस यहीं से आ रहे एक तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत वे स्रोत हैं जो आमतौर पर लंबे समय से उपयोग में है, और ये अभी हाल ही के वर्षों में या हाल ही के दशकों में इसका खोज हुआ है, और इनकी लोकप्रियता होना बाकी है। देखो इसमें पता है कितनी बढ़िया क्या थी, मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है गैर पारंपरिक स्रोत, इसको बोलते हैं ना, मैंने बताया था, और ये पारंपरिक स्रोत है। क्लियर है? ताकि आपको ये याद हो जाए, तो उसको अंडरलाइन कर लेना। चलो, इसमें कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम, बिजली, प्राकृतिक गैस, इनको शामिल किया जाता है। ठीक है ना, ये इसके क्या है, साधन है एक तरीके से, यह स्रोत है। इसमें सौर ऊर्जा आ गया, वायु ऊर्जा यानी जिसको हम पवन ऊर्जा भी बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, पवन ऊर्जा, बायोमास आ गया, ज्वारीय ऊर्जा आ गया, भूतापीय ऊर्जा आ गया। तो ये चीजें इसमें शामिल होती है। आप बोलो भाई हमें ये क्यों बता रहे हो आप, ये तो हमें पता है बेटा। देखो आपको पता सब कुछ है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं पता, आपको सब कुछ पता है, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक स्रोत भी आपको बताए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखो इनके बीच में बच्चा कंफ्यूज ज्यादा कई बार कि वाणिज्यिक गैर वाणिज्यिक कौन सा है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कौन सा है, ठीक है ना, प्रारंभिक और अंतिम स्रोत कौन सा है। तो हमें ना इसके बारे में प्रीवियर पढ़ लेना चाहिए, और इनको ना याद इसलिए लिखवा रहा हूं बार बार। देखो यहाँ पे लिखवाया इसलिए क्योंकि अगर मान लो पेपर में पूछा गया कि ज्वारीय ऊर्जा किसके अंदर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए ना, गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ ताकि एक बार ना क्या दिमाग में हिट हो जाए वो चीज, है ना, पता चल जाए। चलो, इसमें खर्चा जो है वो अधिक आता है, इसमें इसके हिसाब से, यानी अगर हम यहाँ इसके हिसाब से तुलना कर रहे हैं तो खर्चा कम आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुलनात्मक चल रहा है क्योंकि अंतर चल रहा है ना, तो इसमें खर्चा इसके हिसाब से ज्यादा खर्चा यहाँ है, और इसमें जो खर्चा वो क्या है, कम खर्चा है इसके हिसाब से, ठीक है। फिर भी मैं एक बार इस पॉइंट को चेक कर लेता हूं, ठीक है। अभी चलो, अधिक उपयोग या खपत के कारण ये समाप्त हो सकते हैं, यानी पेट्रोल समाप्त हो सकता है, कोयला समाप्त हो सकता है अगर आपने ज्यादा उपयोग किया तो, ठीक है ना, और इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर है ना, डन। चलो आगे, इन स्रोतों का भंडार सीमित है, यानी इनका भंडार सीमित है, इनका भंडार सीमित नहीं है। अब यार सूर्य ऊर्जा है, मतलब जो सौर ऊर्जा है, उसका भंडार सीमित होना, सूरज की ऊर्जा तो आती रहती है ना, खत्म थोड़ी ना कर रहे हैं आपने, ठीक है ना, या खत्म थोड़ी ना हो सकती है। तो ये सीमित नहीं है, बट ये वाला सीमित है। अब सीमित है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है जिनको पुनः दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, बट ये नवीकरणीय है। क्या है, इनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आप इसे अब तक नोट डाउन करो, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ खर्च वाला पॉइंट, ठीक है ना, ताकि आप तक जो है ना वो सही आंसर जाए। देखो कोई भी चीज गलत बता के कोई फायदा नहीं है, और जानबूझ के बेटा कोई गलत बताता भी नहीं है, ठीक है ना, कई बार हो जाती है मिस्टेक, तो मैं चेक कर लेता हूँ उस पॉइंट को। ऊर्जा के पारंपरिक जो स्रोत हैं वो आपके खर्चीले हैं, और गैर पारंपरिक जो है वो कम है, ठीक है, डन। सही है, बिल्कुल सही तरीके से बताए गए, तो आप इसको उतार लीजिए, ठीक है। तो आपका एक और डिफरेंस मैंने आपका खत्म कर दिया, जिसके में थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन कभी कभार हो जाती है बच्चों को, ठीक ना। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप फटाफट से। तो अब बात कर लेते हैं आपका ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत और ऊर्जा के अंतिम स्रोत, ठीक है ना। देखो हमने अभी तक क्या क्या किया, हमने तो एक तो वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत और गैर वाणिज्यिक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर लिया। फिर परंपरागत, जिसको हम पारंपरिक भी बोलते हैं, स्रोत, और दूसरा गैर परंपरागत यानी पारंपरिक, जो गैर पारंपरिक स्रोत था उसके बीच में डिफरेंस भी कर लिया। क्लियर। अब तीसरा डिफरेंस आपका है ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत और दूसरा है ऊर्जा के अंतिम स्रोत। तो देखो उसमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें ना, तो वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में इनका ऊर्जा आगतों के रूप में, अभी आगत क्या होता है पहले इस चीज को समझते हैं बच्चे। आगत मतलब जैसे मान के चलो रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में, क्या बोल रहा हूं, कच्चे माल के रूप की बात कर रहा है। तो जब भी आगत आएगा तो अपने दिमाग में लगा देना जैसे कच्चा माल। अब जैसे मान के चलो आप बिस्कुट बनाते हो, तो आटे से आप बिस्कुट बनाते हो, तो आटा आपके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कच्चा माल हो गया। क्लियर हो गया। तो आटा कच्चा माल हुआ,
और बिस्कुट बना दिए, वो क्या हो गया हमारा तैयार माल हो गया। तो यहाँ पे आगत मतलब कच्चा माल हो गया। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में इनका ऊर्जा आगतों के रूप में प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। यानी इसका सीधा उपयोग क्या है कि इनका ऊर्जा, जैसे मान लो कि चलो मुझे बिजली बनानी है, ठीक है, तो बिजली बनाने के लिए इनका प्रयोग ना प्रत्यक्ष रूप से होगा, मतलब जैसे कंडीशन में हमें मिलेगा ना वैसी कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। अब मान के चलो आपको मैं आटा ना देकर के गेहूं देता, तो पहले आप गेहूं क्या बनाते, गेहूं को पहले आटा बनाते, फिर आटे से आप बिस्कुट बनाते। तो क्या गेहूं का प्रत्यक्ष रूप से आपने प्रयोग करा? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। पहले गेहूं को आटा बनाया, फिर आटे से क्या बना? बिस्कुट। तो ये बोल क्या रहा हूं मैं कि जब गेहूं से आपने बिस्कुट बनाया तो यानी गेहूं का उपयोग अप्रत्यक्ष हुआ। बट अगर मैं आपको आटा दे दूं तो आटे को तो सीधा आपने बिस्कुट बना दिया, तो ये आपका प्रत्यक्ष प्रयोग हो गया। क्लियर हो गया? तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आपको समझ में आ गया। तो उसने बोला वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में इनका ऊर्जा आगतों के रूप में प्रत्यक्ष प्रयोग होता है, अर्थात इन स्रोतों को रूपांतरण मतलब इसको जैसे चेंज करना, तो रूपांतरण की प्रक्रिया की से होकर गुजरना नहीं पड़ता। इनको रूपांतरण की प्रक्रिया से होकर गुजरने की जरूरत नहीं है, इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे हैं वैसे आप इनको उपयोग कर सकते हो। अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को रूपांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदलने को रूपांतरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो क्या यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत है? यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो प्रत्यक्ष रूप से आप प्रयोग कर सकते हो, जैसा मिला वैसे वैसे ही यूज कर लो। देखो बहुत सारे इस पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, आपको फिर भी देखो दोबारा समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये गेहूं है, अगर मैं गेहूं से बिस्कुट की बात कर रहा हूं तो बेटा ये गेहूं का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से होगा, क्योंकि गेहूं को डायरेक्ट यूज तो कर नहीं सकते। पहले गेहूं को हमने आटा बनाना पड़ेगा, फिर आटे से क्या बनेगा? हमारा बिस्किट बनेगा। तो गेहूं का प्रयोग बिस्कुट बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, बट आटे का प्रयोग बिस्कुट बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। तो जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये प्रत्यक्ष की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी हम ऊर्जा को जो आगत को यूज करेंगे, ऊर्जा आगत मतलब जो ऊर्जा का जो भी जैसे कोयला हो गया तो ऊर्जा आगत माना जाएगा। ये नहीं बिजली बनाने के लिए इसका कच्चे माल के रूप में उपयोग हो रहा है, तो ये ऊर्जा आगतों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग हो रहा है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा मिले ना वैसे आप पटक देना, जैसा मिले वैसे आप पटक देना मशीन के अंदर, ठीक है ना, ये काम कर लेगा। बट यहां पे बात करते हैं, ऊर्जा आगतों के रूप में प्रयोग करने से पहले इन स्रोतों को रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। अर्थात इनका ऊर्जा आगतों के रूप में अप्रत्यक्ष प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष नहीं, यहाँ पे अप्रत्यक्ष प्रयोग होगा। जैसे इस वाले में कोयले का उपयोग अगर आप क्या कर रहे हो, ऊर्जा आगत के रूप में प्रयोग कर रहे हो, सीधा कोयले का यूज कर दिया आपने। जैसे स्टीम जो मशीनें होती ना, उनमें तो ऊर्जा का प्रयोग सीधा डायरेक्टली हो जाता है। तो कोयले का प्रयोग आपने डायरेक्ट किया, तो कोयला क्या हो गया आपका? ऊर्जा आगत के रूप में आपका प्रत्यक्ष प्रयोग हो रहा है। बट अगर आप कोयले का उपयोग आपने पहले क्या करा? बिजली बनाया, फिर बिजली का प्रयोग करके आपको कोई चीज करनी है, मान लो आपको लाइट जलानी है, तो बिजली बनने के बाद ही तो कोयला डाल दो बल्ब में जल जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो पहले बिजली बनाएंगे, फिर बिजली से क्या बनेगा हमारा? बिजली का फिर प्रयोग किया जाएगा दूसरे वस्तु और सेवाओं को जो भी यूज लाना है उस यूज में कर लेंगे। तो ऊर्जा आगत के रूप में हमने फिर क्या करा? इसका प्रयोग करा। तो कोयले का प्रयोग यहाँ पे कैसा हो रहा है? अप्रत्यक्ष, बीच में बिजली बनानी पड़ेगी, यानी पहले इसको चेंज करेंगे तब जाके यूज होगा। बट यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली मशीन को, मान लो जैसे कोयले से बिजली बनाने की जो मशीन स्टीम होती है जिनको हम गर्म करना पड़ता है, तो उसमें कोयला डायरेक्ट डलता है, पहले चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे मिलेगा आपको प्रकृति से वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। तो कोयले को डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया? ऊर्जा आगत के रूप में, यानी ऊर्जा के कच्चे माल के रूप में आपने डायरेक्टली प्रयोग कर दिया। यहाँ पे कोयले को ऊर्जा के कच्चे माल के रूप में डायरेक्ट प्रयोग नहीं किया आपने बल्ब जलाने के लिए, पहले आपने उसको बिजली बनाई, फिर बिजली का यूज किया ऊर्जा आगत के कच्चे माल के रूप में। तो पहला ही पॉइंट बड़ा अजीब था, जिसमें मैंने आपको जानबूझ के टाइम लगाया ताकि आप इस पॉइंट का मतलब समझो ये हो क्या रहा है। क्लियर? अगला पॉइंट, अब तो छोटे छोटे से हैं। इन स्रोतों को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जैसे कोयला है, तो कोयले से आप बिजली बना सकते हो, तो इनको अलग अलग रूप में आप इसको परिवर्तित कर सकते हो। मगर इन स्रोतों को ऊर्जा के अन्य रूपों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब मान के चलो आपने बिजली बना दी है, तो बिजली से क्या वापस कोयला बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो इनको अंतिम स्रोतों को आप क्या नाम है, अन्य रूपों में परिवर्तित नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तो फाइनल बन के आ गया ना, अब वापस थोड़ी ना बना लोगे यार, ठीक है। बिजली से कोयला थोड़ी ना बन जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या, इनको आप अन्य रूपों में, कोयले से बिजली तो बन सकती है, तो ये अन्य रूप में परिवर्तित हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। आगे इसमें कोयला आता है एग्जाम्पल में, जैसे लिग्नाइट हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गई, ठीक है ना, आदि को उसमें शामिल किया जाता है। इसमें बिजली को शामिल किया जाता है। वैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल और बताऊं तो सूर्य की ऊर्जा भी इसका आंसर हो सकता है। चलो
यह प्रकृति से निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होता है। जैसे कोयला है तो ये निशुल्क है, इसके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया, ठीक है, प्रकृति से आपको फ्री में मिला है, बट ये निशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त नहीं होते। तो सारे पॉइंट कवर हो गए आपको, ठीक है, आसानी से समझ में आ गए, ठीक है ना। तो उसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये पॉइंट भी कवर करवा दिए, तो मैं इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। ताकि आपको ये अलग से सेपरेट मैं फॉर्म में दूंगा ये, इसलिए मैं वीडियो क्लोज कर देता हूँ उसे। चलो।